हाय सर, नमस्कार। मेरा नाम रंजीत राजू है और मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं वर्तमान में मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे एक क्वेश्चन ये है कि जो व्याख्या और स्पष्टीकरण के लेकर मैं बहुत सारे बच्चे में डाउट होती है और स्पष्टीकरण में, क्योंकि वो कुछ और ही व्याख्या कर देते हैं, क्वेश्चन कुछ और डिमांड रहती है, बट वो कुछ और कर पाते हैं। तो क्या उसमें क्या करना चाहिए हम सब युवाओं के लिए, जो बच्चे अभी जो एक्सपीरियंट है उसके लिए? आपने पूछा व्याख्या या विवरण, उसमें स्पष्टीकरण में प्रॉब्लम आती है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं पिछली बार इसको मिस कर गया, पिछले क्वेश्चन में। एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करें आंसर राइटिंग, सब्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, जो आपकी पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट होती है कॉपी पे, कि आप कैसे सोचते हैं। और आपको ये पता है कि परफेक्ट पर्सनैलिटी की नीड है। एक्चुअली दैट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। वो कोई ऐसा पढ़ाई तो है नहीं जहां आपको कोई डिग्री मिलेगा। अब दूसरी चीज इसमें समझते हैं कि राइटिंग क्या होती है। हम आंसर राइटिंग की बात करें, इट्स एन स्किल। अगर आप राइटिंग की बात करो तो राइटिंग एक स्किल है, यानी नॉलेज तो होनी चाहिए, बट बहुत कम लोग ऐसे आपने देखे। इसीलिए सिलेक्शन में कितने लोग फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं? 900 सारे। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 10,000 लोग आए थे और जिन्होंने पेपर लिखा था, उसमें से कोई भी किसी से कम नॉलेज रखता होगा अगर वो सिलेक्ट होके आए? लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि फाइनल राइटिंग जब चेक हुई, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग चेक हुई, तो बहुत ही कम लोग इंटरव्यू में गए? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब स्किल चेक की गई, आपके थॉट प्रोसेस की, कि आप कितना कॉपी में रिफ्लेक्ट कर पाते हो, वहां पर दिक्कत आती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं एक प्रोफेशन में हूं, मुझे पढ़ाना पड़ता है। हो सकता है चीज सभी को आती हो, विज्ञान आता बहुत से लोगों को है, लेकिन समझा कितने उस चीज को सामने वाले को पाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने व्याख्या और स्पष्टीकरण पूछा, इसलिए मैं इसको स्पष्ट करके बता रहा हूं कि होता क्या है। ये मानकर चलिए एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, वो आपसे जानना चाहता है। पहली चीज तो हम प्रिजुडिस ये खत्म कर दें कि उनको कुछ पता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एकदम लेमैन जिसको साइंस नहीं आती, उसको विज्ञान पढ़ाना है, असली हर्डल तब शुरू होगा, क्योंकि उनको तो विज्ञान का कुछ भी आइडिया नहीं है। अब आप उनसे कहो कि बल वह धक्का या खिंचाव है, वो कहेंगे क्या, मुझे तो नहीं पता ना। ठीक, तो यहां पर हर्डल शुरू होता है। आपसे जब प्रश्न पूछा गया, तो अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो कीवर्ड्स हैं उसको समझकर उसके विषय में बताइए, और इतना इन डेप्थ बताइए। और ये शब्द कहां से आता है, जरा थोड़ा पीछे चलते हैं लाइफ में। आप लोगों ने हिंदी तो सबने पढ़ा होगा, ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसने सामान्य हिंदी ना पढ़े। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। थोड़ा पीछे चलते हैं ना, ठीक है। और पीछे इसलिए चलते हैं कि यूपीएससी का सफर शुरू बहुत पहले से हो जाता है, इसलिए तो 6 to 12 की एनसीईआरटी दोबारा से पढ़ी जाती है। ठीक है, तो पीछे जब चलेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या, आप क्या लिखते हैं? प्रसंग, ये विषय वस्तु कहां से आई है, फिर कवि ने ऐसा क्यों कहा है, किस संदर्भ में कहा, और फिर आप लिखते हैं व्याख्या, कि इसका अर्थ क्या है। तो व्याख्या में वो अर्थ ही जानना चाह रहे हैं कि जो मैंने कहा है इसका अर्थ बता दीजिए, कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है। पूरी नहीं भी हो, फिर भी फैक्चुअल पॉइंट से वो बात सही होनी चाहिए। स्पष्टीकरण में वो आपसे सारे विषय बिंदु, यानी जितने सकारात्मक और कितना नकारात्मक, दोनों बिंदुओं को लिखते हुए बैलेंस करिए। मैंने अभी कहा था ग्रे अप्रोच। और अभी तक जितने मैंने बच्चे पढ़ाए हैं और जितना ट्रेंड किया है, मैं हमेशा ये कहता हूँ ग्रे अप्रोच लेके चलिए, फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पॉलिटिकल थॉट्स भी होते हैं। अब उनसे स्पष्टीकरण लिखने को कहेंगे, तो मान लीजिए कोई राइट विंगर है तो वो तो कहेगा राष्ट्र, और कोई लेफ्ट विंगर है तो वो स्टेट से उसी चीज को बता रहा होगा, तो विरोधाभास होगा ना। ऐसे में थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करके ग्रे देखना पड़ता है। तो स्पष्टीकरण में बैलेंस रखना है, व्याख्या में इन डेप्थ बताना है कि ये विषय वस्तु ये थी। ठीक, सर और क्लेरिफाई कर देंगे चीजों को? ठीक है, इसमें दो चीजें मुझे लगता है जहाँ फोकस करनी चाहिए। सबसे पहले तो लास्ट में वो जो टैग ऐड करते हैं, आई थिंक वो सब लोग जानते हैं, लाइक क्रिटिकली एग्जामिन एनालाइज। इसमें तो आई थिंक टेक्निकल डिफरेंस है, आंसर्स का अप्रोच चेंज हो जाएगा, जहाँ वो पूछते हैं डिस्कस करने के लिए और जहाँ कमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कई क्वेश्चंस में उनके कमेंट होते हैं, जहाँ पर कमेंट होता है मीन्स आप अपना ओपिनियन बताइए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड।
आपको लगता है फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक, और अगर पूछा जाता है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कमेंट कीजिए, तो मे बी पैन इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी बहुत अच्छे हो, बट हो सकता है कि कोई एक स्टेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर हो। तो आप किस पर्सपेक्टिव में उस पर कमेंट करना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, दोनों करेक्ट होगा। अगर पैन इंडिया के लेवल पे आप कमेंट करना चाहोगे तो आप लिखोगे कि इट्स क्वाइट गुड इन माय पर्सपेक्टिव, और कोई एक स्टेट तो बोलोगे कि इट्स नॉट क्वाइट इफेक्टिव, समवेयर ब्यूरोक्रेसी इज लैकिंग टू इम्प्लीमेंट। तो ये कीवर्ड्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, वो आपको हर जगह मिल जाएगी कि किसका क्या मतलब है, एंड आंसर उसी फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। बट बियॉन्ड दैट जो दूसरी चीज मैं आई थिंक समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे खुद के प्रैक्टिस में जब मैं 2021 में आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था, तो उस टाइम देखता था कि वो पूछते कुछ और थे, मैं लिखता कुछ और था। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे दिल्ली में छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं, तो जैसे हम सुनते हैं छोले भटूरे, हम लिखते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, ऐसे बनते हैं वैसे बनते हैं, बट पूरे एग्जाम पूरे पेपर 2 पेजेस में उनको नहीं बताते कि मिलते कहाँ पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम प्रोसेस में जब आप रियल में मेंस लिख रहे होते हो, वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रुक कर समझो कि एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है, मुझे क्या लिखना है, बिकॉज 8 मिनट 9 मिनट में आपको आंसर्स खत्म करने हैं। तो इसके प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, जैसे 2023 का मेंस का जीएस पेपर 1 की बात करें, तो उन्होंने पूछा कि अब शहरीकरण के बढ़ने के कारण जो गरीब लोग हैं उनका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। कमेंट आपको क्या लगता है, सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताइए। तो आप ना तो एक्सप्लेन करोगे शहरीकरण को कि ज्यादातर लोग शहरीकरण के प्रोसेस को एक इंट्रोडक्शन में वो लिखना चाहेंगे कि शहरीकरण क्या होता है, बट इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए ना, वो क्वेश्चन के थीम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर वो पूछते हैं कि शहरीकरण से मार्जिनलाइजेशन होता है, तो ये नहीं इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि शहरीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शहर विकसित होता है और मतलब जो भी इकोनॉमी है एक्सपेंशन होता है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इंट्रो में आपको ये बताना पड़ेगा कि मुंबई जैसे शहरों में, और केवल मुंबई नहीं, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ही जब शहरों का विकास हुआ, तो वहां पर झुग्गी झुपड़ियों का भी विकास हुआ। तो जब ये इंट्रो लिखते हो तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक सेंस में बात कर रहे हो। तो इंट्रोडक्शन, लोग तो बताते हैं कि आप इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखिए, बॉडी में बहुत डिस्कशंस होते हैं कि बॉडी कैसे लिखना है, बट इंट्रोडक्शन लिखना कोई नहीं सिखाता। वो बस बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन कुछ फैंसी सा होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी। आपका एक एग्जामिनर आपके कॉपी को देखकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ेगा उस आंसर को देखकर, और उसको लगेगा कि इंट्रो में इसने बहुत रिलेवेंट बातें की है जो एग्जैक्ट पूछा गया है। और जैसे ही आप बॉडी में इंटर करते हो, तो बॉडी में आप एकदम ही बात टू द पॉइंट आप कीजिए कि कैसे कैसे शहरीकरण हो रहा है। तो कैसे, तो जैसे इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा था बॉडी में, कि एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी कि एक सीईओ जो 1 साल में पैसा कमा रहा है, डोमेस्टिक हेल्प को 22,000 साल लगेंगे उतना पैसा कमाने में। जस्ट एक एग्जाम्पल, एक ऑक्सफैम रिपोर्ट का स्टेटमेंट पूरे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया कि मींस ऐसा शहरों में हो रहा है। तो मेरा कमेंट तो है कि मैं आपकी इस स्टेटमेंट से अग्री करता हूं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने बॉडी में ओल्गा तेलिस केस को कोट किया। तो ऐसा नहीं है कि GS2 को आप GS1 में कोट नहीं कर सकते, ऑप्शनल को नहीं कर सकते। मैंने सोसाइटी के क्वेश्चन में, चूंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो उसमें सोशियोलॉजी का बहुत सारा पोर्शन हमें पढ़ना होता है, मैंने खूब कोट किया, MS श्रीनिवास को कोट किया, उनके स्टडीज को कोट किया। तो कोई लिमिट नहीं है। हाँ, बहुत टेक्निकल मत होइए कि वहां के स्टडीज को, बट जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल स्कॉलर्स जो बहुत फेमस है, MS श्रीनिवास, BR अम्बेडकर, सभी जानते हैं लगभग, तो आप उनको जरूर लिख सकते हैं। तो उसमें फिर मैंने लिखा ओल्गा तेलिस केस कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब गरीबों को वहां से आप हटाइए तो इंश्योर कीजिए कि उनकी लिवलीहुड प्रोटेक्टेड हो। तो इस तरह से जब आप एग्जामिनर को कंटेंट देते हो और रिलेवेंस देते हो कि एग्जैक्ट आप जो पूछ रहे हो मैं वही बता रहा हूँ, एंड नॉट जस्ट इन बॉडी, फ्रॉम इंट्रो टू कंक्लूजन, तो फिर आपके मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हैं। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया था, तो मेरे पास इतना कंटेंट पे वर्क करने का तो टाइम नहीं था, क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन, आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज एज वेल। तो मैंने एक चीज़ करी, जैसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और फिर क्वेश्चन को बाइफरकेट कर लेना है कि कहना क्या चाहते हो। फिर जब मतलब जैसे प्रॉब्लम ये होती है आंसर राइटिंग में कि जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो जो पूछ रहा है उसमें नैरो सोच रहे हैं। जैसे शहरीकरण यदि आया
तो हम अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने पैराडाइम को बहुत नैरो कर लेंगे और शहरीकरण के ही आसपास ही घूमेंगे कि शहरीकरण की थोड़ी बातें बता दी, फिर उसके कुछ प्रॉस कॉन्स बता दिए। बेसिकली शहरीकरण को किससे अटैच करके क्वेश्चन पूछा गया वो मिस हो जाता है। तो उसको हमको ध्यान रखना है कि हम लोग जो सोच रहे हैं ना उसका एम्बिट बड़ा रखें, एक जनरल पार्लांस में उस क्वेश्चन को सोचना है। जैसे मैं क्या करती थी, जब भी क्वेश्चन देखती थी और मुझे नहीं आता, मान लो वो क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या है, तो मैं उसको डिफरेंट पैराडाइम से सोच रही थी कि सोशली क्या हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, एथिकल पर्सपेक्टिव में या आईआर के पर्सपेक्टिव में, जस्ट टू गेट इन पॉइंट्स कि एक्चुअली मेरा बॉडी में कंटेंट क्या जाने वाला है। तो जब आप ऐसे सोचते हैं तो एक 360 डिग्री का व्यू आ रहा है आपके आंसर में। आपका आंसर में आपकी नोट्स कॉपी का वो शहरीकरण नहीं चाहता एग्जामिनर, वो आपको एज एन ऑफिसर या एज अ ब्यूरोक्रेट देखना चाहते हैं कि वो कितना हॉलिस्टिक वे में सोच रहा है। तो ये हॉलिस्टिकली आप सोच सकते हैं जब आप आंसर को ये सोच के ना चलें, जब क्वेश्चन को पढ़ें कि ये टॉपिक इस नोटबुक से आया है या इस सब्जेक्ट से आया है। जैसे सर ने बोला कि GS2 को यूज कर सकते हैं GS1 में, तो दैट्स ट्रू। उसको बहुत लिबरल होके पढ़ना है, एक लिबरल होके एक आंसर देना है। डजंट मैटर्स कि उसका कंटेंट आप कहाँ से ला रहे हो, GS1 से ला रहे हो कि GS3 से। तो इस तरीके से यू विल गो विद बोथ द थिंग्स, दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं आंसर में।